बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन, अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये आपके साथ सबसे पहली बात तो ये है कि मोशन के दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक वो मोशन होता है जो फोर्स के बगैर हो सकता है, एक वो मोशन होता है जो फोर्स के बगैर नहीं हो सकता। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो फोर्स के बगैर नहीं हो सकता, इस पे फोर्स का अप्लाई होना जरूरी है। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। ये मोशन 1 dB हो सकता है और ये मोशन 2 dB हो सकता है, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इस पे जो फोर्स होगा वो इस पे एक सिंगल फोर्स होगा, एक सिंगल फोर्स होगा और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में फॉर्मूला है Gm1 m2 by r², या जिसको अर्थ के केस में हम सिंपली क्या कहते हैं, mg कहते हैं। और इस मोशन पे एक सिंगल एक्सेलरेशन होगी, सिंगल एक्सेलरेशन होगी और वो इक्वल होगी प्लस माइनस g के इक्वल। प्लस g इन डाउनवर्ड मोशन होगी और माइनस g इन अपवर्ड मोशन होगी। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करें तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की ये डिफिनीशन कर सकते हैं कि अ जनरल 2D मोशन under the action of a single force called gravitational force and under the action of a single acceleration called gravitational acceleration, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसका एक नाम फ्री फॉल भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन को फ्री फॉल भी कहा जाता है। इसको मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहा जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे हमने कहा कि 1 dB हो सकता है, 2 dB हो सकता है, तो उसकी भी मिसालें हैं। लेट्स सपोज आप एक बॉडी को किसी हाइट से सिर्फ रिलीज कर दो तो वो क्या करेगा, 1D मोशन करेगा। या आप एक दूसरी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दो तो वो भी 1D मोशन करेगा। लेकिन आप अगर एक फुटबॉल को किक करो तो वो फुटबॉल फिर क्या करेगा, वो फिर 2D मोशन करता हुआ अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 1D भी हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपके साथ 2D भी हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इसका रेंज मालूम करेंगे, हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हाइट मालूम करेंगे, हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हाफ टाइम और फुल टाइम मालूम करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी भी आपके साथ प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज प्रोजेक्टाइल मोशन की 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम जितनी भी प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। सबसे पहला फैक्टर इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा फैक्टर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और तीसरा फैक्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो इन 3 फैक्टर्स पर
डिपेंड करेगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज आप किसी बॉडी को 30 मीटर्स पर सेकंड से थ्रो करें और फिर आप उसी बॉडी को 60 मीटर्स पर सेकंड से थ्रो करें, तो 30 मीटर्स पर सेकंड का प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा, 60 मीटर्स पर सेकंड का प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होगा। तो दोनों के रेंज भी डिफरेंट होंगे, दोनों के हाइट्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और दोनों का टाइम भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल वेलोसिटी पे। फिलहाल मैंने एंगल को चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर आप एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करो कि एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री से थ्रो करो और दूसरे प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री से थ्रो करो, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी को चेंज मत करें, सिर्फ एंगल को चेंज करें। तो एंगल को चेंज करने से भी दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाएगा। दोनों जो है वो हाइट्स इक्वली कवर नहीं करेंगे, दोनों टाइम इक्वली कवर नहीं करेंगे। तो एंगल को चेंज करने से भी प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो सकती है। और लेट्स सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट अर्थ के सरफेस पे कर रहे हो और वही एक्सपेरिमेंट फिर आप मून के सरफेस पे कर रहे हो, तो अगर अर्थ में प्रोजेक्टाइल ऐसा मूव करेगा तो मून पे वो ऐसा मूव करेगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है और मून की ग्रेविटी अर्थ से 6 टाइम्स कम है। तो मून पे फिर प्रोजेक्टाइल लॉन्गर पाथ कवर करेगा, क्योंकि मून उसको उस तरह अट्रैक्ट नहीं करता जिस तरह उसे अर्थ अट्रैक्ट करती है। तो जी को चेंज करने से भी आपके साथ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इनिशियल वेलोसिटी पर, एंगल पर और किस पे डिपेंड करती है? जी पर। और जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन की कोई प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको पहले से गिवन होंगी। ये 3 आपको गिवन होगी तो आप रेंज भी फाइंड कर सकते हैं, हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक मेन क्वेश्चन है और वो ये है कि हाउ टू सेट अ प्रोजेक्टाइल इनटू 2D मोशन। एक प्रोजेक्टाइल को 2D मोशन देने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो लेट्स सपोज आप कंसीडर करें कि एक फुटबॉल है और वो फुटबॉल, उसकी स्पीड क्या है? फिलहाल उसकी स्पीड 0 है, मतलब वो रेस्ट में है। अब आप चाहते हैं कि ये फुटबॉल क्या करें? ये एक 2D प्रोजेक्टाइल मोशन करे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप उस फुटबॉल पर एक 2D फोर्स अप्लाई करेंगे। आप इस फुटबॉल पे क्या अप्लाई करेंगे? एक 2D फोर्स, मतलब आप इस फुटबॉल को किक करेंगे और वो 2D फोर्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगा? एक एंगल बनाएगा। मतलब उस 2D फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक उसका कंपोनेंट Fx होगा, दूसरा उसका कंपोनेंट क्या होगा? Fy होगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स का काम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो जैसे ही आपने 2D फोर्स अप्लाई किया, ये 2D फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? ये 2D फोर्स इस बॉडी में अपनी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करेगा? ये 2D फोर्स अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, उसी एंगल के साथ जिस एंगल के साथ आपने फोर्स अप्लाई किया है। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। और ये Fx क्या करेगा? Fx जो है वो Ax प्रोड्यूस करेगा,
और Fy क्या करेगा, Fy Ay प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई तो अब क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या करती है, हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, एक्सेलरेशन ने अब वेलोसिटी को चेंज करना है। पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब ये एक्सेलरेशन, ये जो a वाली एक्सेलरेशन है, ये a वाली एक्सेलरेशन क्या करेगी, ये वेलोसिटी को 0 से वेलोसिटी को क्या कर देगी, vi, और ये ax क्या करेगी, ax वेलोसिटी को 0 से vix कर देगी, और ay क्या करेगी, ये वेलोसिटी को 0 से viy कर देगी, और वही एंगल बनेगा जो इस ऊपर के दोनों डायग्राम्स के साथ बना है। अच्छा, ये जो हमने बातें की 2-3 मिनट की, ये उस लम्हे की बातें थी जिस वक्त आपका पाँव फुटबॉल के साथ टच था। जैसे ही आपका पाँव टच हुआ उसी लम्हे फोर्स अप्लाई हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी को एक 2D वेलोसिटी मिल गई। बॉडी को 2D वेलोसिटी क्यों मिली, क्योंकि फोर्स भी 2D था, एक्सेलरेशन भी 2D थी, तो वेलोसिटी भी 2D। अब जैसे ही बॉडी को ये वेलोसिटी मिल गई, अब उस बंदे का और फुटबॉल का कांटेक्ट क्या हो गया, कांटेक्ट खत्म हो गया। कांटेक्ट खत्म हो गया तो अब इस फोर्स का कोई भी रोल नहीं रहा। अब इसके बाद सिर्फ किसका रोल होगा, इसके बाद सिर्फ अब वेट का रोल होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी बॉडी को 2D प्रोजेक्टाइल मोशन देने का। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दो बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करना चाहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एक 2D मोशन है। लेकिन हमारा सीढ़ियों पे चढ़ना भी 2D मोशन है। जब हम सीढ़ियों पे स्टेप्स लेते हैं तो हम कुछ रन भी करते हैं और कुछ राइज भी करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी असल में 2D मोशन है। अगर हम किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वो भी क्या है, वो भी 2D मोशन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन भी कौन सा है, वो भी 2D मोशन है। तो इन तमाम 2D मोशंस में कुछ फर्क तो होगा ना, ताकि हम सीढ़ियों के चढ़ने को फिर प्रोजेक्टाइल तो ना कहें। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा 2D मोशन है जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी 2D मोशन में फिर नहीं होंगी। और अगर जिस 2D मोशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए, हम सिर्फ उसी 2D मोशन को प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे, अदरवाइज फिर हम हर 2D मोशन को प्रोजेक्टाइल का नाम नहीं दे सकते। मतलब कहने का ये हुआ कि हर प्रोजेक्टाइल मोशन जनरली 2D मोशन होता है, लेकिन हर 2D मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक है there is no force along x axis। प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं होता, तो therefore there is no acceleration along x axis। जब x एक्सिस पे फोर्स नहीं होगा तो x एक्सिस पे एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। जब x एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं होगी तो x एक्सिस पे वेलोसिटी क्या रहेगी, x एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हुई कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, there is a force along y axis।
y एक्सिस पे फोर्स मौजूद है। कौन सा फोर्स है? वेट का या ग्रेविटेशनल फोर्स का। Therefore, there is an acceleration along y axis. y एक्सिस पे फोर्स भी है तो y एक्सिस पे एक्सेलरेशन भी होगी, और वो क्या होगी? प्लस माइनस जी की। डाउनवर्ड मोशन में प्लस जी, अपवर्ड मोशन में माइनस जी, और इसीलिए वेलोसिटी का y कंपोनेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। ये जो दो बातें हमने की, अगर इसको ग्राफ पे शो करें तो ग्राफ पे हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ये डिफरेंट पोजीशंस हैं बॉडी के। पहली बात हमने की कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो x कंपोनेंट है ये साइज में हमेशा सेम रहेगा। v1x, v2x, v3x, v4x, v5x, v6x, हर पॉइंट पे x कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम। लेकिन वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है ऊपर जाते हुए वो डिक्रीज करता जाएगा, और नीचे आते हुए वो y कंपोनेंट इंक्रीज करता जाएगा, और टॉप पे y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टॉप पे y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें कि x कंपोनेंट थ्रू आउट सेम है लेकिन y कंपोनेंट सेम नहीं है। यहाँ पे कुछ बातें एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखें। स्टार्ट पे काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है हाफ एम वी आई स्क्वायर। टॉप पे काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है हाफ एम वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है हाफ एम वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि टॉप पे काइनेटिक का रेशो ले स्टार्ट पे काइनेटिक के साथ, मतलब काइनेटिक एनर्जी टॉप का रेशो ले काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट के साथ, तो आप इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा? सिर्फ cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा। रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट टॉप टू द काइनेटिक एनर्जी एट स्टार्ट किसके इक्वल है? cos स्क्वायर थीटा। अगर उल्टा कर दे काइनेटिक एनर्जी एट स्टार्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, तो फिर वो रेशो किसके इक्वल होगा? 1 बाय cos स्क्वायर थीटा के। अगर आपसे कहें कि टॉप पे काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशो ले, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, तो फिर आप पोटेंशियल को काइनेटिक पे डिवाइड कर दे, हाफ एम वी आई स्क्वायर कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख लेंगे? आप लिख देंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, मतलब क्वेश्चन हो कि काइनेटिक एट टॉप डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एट टॉप, तो उसका फॉर्मूला फिर क्या होगा? 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो काइनेटिक एनर्जीज या उनके रेशियोज को फाइंड करने के लिए आप एमसीक्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके साथ कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज इसकी हैं।
प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि किसी पॉइंट पर आप क्या करें, किसी पॉइंट पर आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें, किसी पॉइंट पर क्या फाइंड करें, फाइनल वेलोसिटी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप 4 स्टेप्स में फाइंड करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आप फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, फिर आप फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, फिर आप फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और स्टेप नंबर 4 में फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन। इन 4 स्टेप्स में आप फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो लेट्स सपोज इस जगह पे फाइनल वेलोसिटी पूछी गई थी, तो उसका x कंपोनेंट तो वही होगा जो इनिशियल का है, मतलब vfx तो किसके इक्वल होगा, वो तो vix के इक्वल होगा, और vix इक्वल होगा किसके, vi cos थीटा से। ठीक है, तो vi और थीटा तो आपको पहले से गिवन होंगे, तो इसी में पुटिंग करके आप vfx को मालूम कर लेंगे। vfy के लिए डिपेंड करता है, आप प्लस gt का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, माइनस gt का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और vfy की वैल्यू 0 भी आ सकती है। viy प्लस gt का फार्मूला डाउनवर्ड मोशन के लिए यूज करना है, माइनस gt का फार्मूला अपवर्ड के लिए यूज करना है, और टॉप पे तो vfy क्या हो जाती है, टॉप पे तो vfy 0 हो जाती है। एक दफा ये दोनों फाइंड हो गए तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर, और थीटा के लिए आप क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स vfy डिवाइडेड बाय vfx। ठीक है, अगर इसी तरह आपसे किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का भी पूछा जाए तो आपने यही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि बॉडी यहां पे है और आप इस बॉडी का क्या फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो अब ये फाइंड करना है, इस फाइंड करने के लिए भी आपके स्टेप्स ये होंगे कि सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, फिर आप क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, फिर आप इन दोनों के हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और फिर आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। मतलब कहने का ये है कि 2D क्वांटिटी को स्टडी करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले उसका x कंपोनेंट मालूम करते हैं, फिर उसका y कंपोनेंट, और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम वो 2D क्वांटिटी मेजर करते हैं। ठीक है, तो s के साथ भी हमें यही काम करना होगा। इसके बाद फिर आपके साथ रेंज का फॉर्मूला है, हाइट का फॉर्मूला है, हाफ टाइम का फॉर्मूला है, और फुल टाइम का फॉर्मूला है। रेंज का फॉर्मूला ये है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। हाइट का फॉर्मूला है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। हाफ टाइम का फॉर्मूला है vi साइन थीटा बाय g, और फुल टाइम का फॉर्मूला है v2vi साइन थीटा बाय g। ठीक है, ये तमाम फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाइट जो है डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट होती है, और ये भी आपने पढ़ा होगा कि रेंज डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट होती है। तो अगर हाइट डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट होंगी
तो सबसे बड़ी हाइट किस एंगल पे होगी? हाइट अगर अब हाइट का फॉर्मूला देखें ना, हाइट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? हाइट इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है और जी पर। लेकिन अगर आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जी को चेंज ना करें तो फिर हाइट किस पे डिपेंड करती है? फिर हाइट सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेगी। और सिंपल सी बात है, हाइट उस एंगल पे मैक्सिमम होगा जिस एंगल पे साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा। जिस एंगल पे साइन स्क्वायर थीटा का सबसे बड़ा आंसर आएगा उसी एंगल पे हाइट भी क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का सबसे बड़ा आंसर क्या आता है? साइन स्क्वायर थीटा का या साइन थीटा का या जो भी साइन का ग्राफ हो उसका सबसे बड़ा आंसर 1 आता है। कॉस का भी सबसे बड़ा आंसर 1 ही आता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का बड़ा आंसर आता है तो आप अंडर रूट ले लें, उससे भी 1 आ जाएगा। आप इससे थीटा फाइंड करें साइन इनवर्स 1 करके, तो एंगल क्या आता है? एंगल 90 आता है। मतलब 90 एंगल पे हाइट सबसे मैक्सिमम होगी और उस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा vi²/g। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई नहीं करना। इस फॉर्मूला के लिए कंडीशन क्या है? इस फॉर्मूला के लिए कंडीशन ये है कि थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। आपके साथ 90 एंगल होगा तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज फिर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? फिर ये वाला। इसी तरह 45 एंगल पे 45 एंगल पे रेंज क्या होगा? वो सबसे मैक्सिमम होगा। और उस मैक्सिमम रेंज का क्या फॉर्मूला होगा? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होगा vi²/, ये हाइट के फॉर्मूला में यहां 2 भी आता है, vi² sin²θ/2g। यहां भी आपके साथ 2 आएगा और इसमें 2 नहीं है, ठीक है। सो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होगा vi²/g। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ किस वक्त अप्लाई करना है? सिर्फ उस वक्त अप्लाई करना है जब एंगल आपके साथ 45 बन रहा हो। एक रिलेशन हाइट और रेंज के दरमियान भी है, वो भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो रिलेशन है 4h = r टेंजेंट थीटा। हाइट और रेंज के दरमियान जो रिलेशन है वो है 4h = r टेंजेंट थीटा। और इस रिलेशन से कुछ बातें याद रखें कि थीटा अगर 45 होगी तो रेंज उस वक्त किसके इक्वल होगा? रेंज उस वक्त 4h के इक्वल होगा। और अगर थीटा 76 होगी तो रेंज उस वक्त 4h के इक्वल नहीं होगी, रेंज उस वक्त h के इक्वल होगी। और ये आपका इस एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि फाइंड द एंगल फॉर विच रेंज एंड हाइट बिकम्स इक्वल। तो वो कौन सा एंगल है? वो 76 है। इसी तरह किसी खास एंगल पर रेंज 2h भी हो सकती है, 3h भी हो सकती है, 1.5h भी हो सकती है। वो आपने किस फॉर्मूला से फाइंड करने हैं? वो इस फॉर्मूला से फाइंड करने हैं। एक रिलेशन हाइट का और हाफ टाइम का भी है, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। हाफ टाइम और हाइट का रिलेशन है t = 2h/g√। लेकिन इसमें जो t है ये कौन सा टाइम है? ये हाफ टाइम है, ठीक है। हाफ टाइम जिसमें बॉडी स्टार्ट से सुमिट तक पहुंचती है या सुमिट से एंड तक पहुंचती है, उसको हाफ टाइम कहा जाता है। तो हाफ टाइम और हाइट का रिलेशन क्या है? t =
2h/g और एक रिलेशन फुल टाइम और हाइट के दरमियान है। फुल टाइम और हाइट के दरमियान जो रिलेशन है वो है t = √8h/g। एक 2h/g है हाफ टाइम वाला फॉर्मूला, एक 8h/g है वो फुल टाइम वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इनके प्रूफ्स हैं लेकिन प्रूफ्स की जरूरत नहीं है, आप इस पे क्वेश्चन आएंगे तो ये फॉर्मूलाज आप इन पे अप्लाई करेंगे। एक और लास्ट में एक दो बातें, अगर एक प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी में सिर्फ क्या हो, x कंपोनेंट हो, y कंपोनेंट उसमें नहीं हो, तो वो कैसा पाथ कवर करेगा? वो ऐसा पाथ कवर करके यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर देगा। उसी वक्त अगर हम एक दूसरी बॉडी को जस्ट रिलीज कर दे तो टाइम दोनों का क्या होगा? टाइम दोनों का सेम होगा। इसका टाइम t1 और इसका टाइम t2 दोनों क्या होंगे? सेम। ठीक है, मतलब जो बॉडी हॉरिजॉन्टली थ्रो की जाती है और जो बॉडी रिलीज की जाती है, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए टाइम दोनों का क्या होता है? सेम। टाइम इसलिए सेम होता है क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम है और g भी दोनों पे सेम है। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? ये रेस्ट में थी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, इसकी तो हॉरिजॉन्टल भी 0 थी और वर्टिकल भी 0 थी। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी 0 है क्योंकि तो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी भी 0 है और दोनों पर g का इफेक्ट भी सेम है, इसलिए दोनों का टाइम क्या होगा? सेम होगा। स्पीड सेम नहीं होगी, डिस्टेंस दोनों का सेम नहीं होगा, लेकिन टाइम दोनों का सेम होगा। तो अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता है टाइम का, तो बेहतर है कि आप इसके लिए फाइंड किया करें। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि अ प्रोजेक्टाइल वाज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और उसका टाइम मालूम करें, तो आप उसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किए बगैर उसको उस जगह से जस्ट रिलीज करके भी टाइम मालूम कर सकते हैं। तो ये वाला टाइम मालूम करना आसान है न्यूटन इक्वेशंस के जरिए एज कंपेयर टू इसके लिए। तो अगर बॉडी को ऐसे फेंका जाएगा तो आप इसका टाइम भी मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा, इसका आंसर कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम आता है। मतलब आप थीटा में 30 पुट करें या 60 पुट करें, sin 2 थीटा का आंसर दोनों के लिए सेम आता है। आप थीटा में 1 पुट करें या 89 पुट करें, sin 2 थीटा का आंसर दोनों के लिए सेम आता है। इसी तरह आप थीटा में 10 पुट करें या 80 पुट करें, sin 2 थीटा का आंसर दोनों के लिए सेम आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसी एंगल्स जिनके सम से क्या आता हो, जिनके सम से 90 आता हो, ऐसी एंगल्स पे रेंज क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स पे रेंज सेम होते हैं। मतलब एक प्रोजेक्टाइल को 30 से थ्रो करें और दूसरे प्रोजेक्टाइल को 60 से थ्रो करें, रेंज दोनों के हाइट डिफरेंट होंगे, टाइम डिफरेंट होंगे, लेकिन रेंज दोनों के सेम है अगर वो एंगल्स क्या हो, अगर वो एंगल्स कंप्लीमेंट्री हो। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 30 पे थ्रो किया गया, उसकी रेंज 15 आई, अब 60 पे थ्रो किया गया तो रेंज कितनी आएगी?
तो वो भी वही 15 आएगी, क्योंकि 30 पे और 60 पे आंसर सेम है। अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा, 30, 60, 45, 90, 45 का रेंज मैक्सिमम होगा। यही क्वेश्चन दोबारा आया कि कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा, 30, 60, 40, 90। अब आप 45 के करीब ऑप्शन को जो है चूज करेंगे, क्योंकि 45 को मौजूद नहीं है, तो जो उसके करीब ऑप्शन होगी उस पे फिर रेंज बाकियों से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, यही क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन आया कि कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा, 30, 40, 50, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी क्यों? क्योंकि दोनों पे रेंज अब सेम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हो गया। ठीक है, कल से इंशाल्लाह